नमस्कार। सौ साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। अभी उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो सच है, मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए। हिंदुस्तान के जाने हुए जर्नलिस्ट हैं। ऑफिस में बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि वो या मुशर्रफ जी या नवाज शरीफ के मित्र थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ या मुशर्रफ जी से कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। और उस टाइम जब जर्नलिस्ट ने कहा था, मुझे एक बात याद आई थी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले थे, मेरे दिमाग में ये बात उठी थी कि मैं छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए, वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है, वो मैं करना चाहता हूं।
तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है? ये मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे, रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है, 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। नब्बे % की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं,
अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो, तो हम आपको ना पेंशन देंगे, ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। रास्ता किसके लिए बंद किया? गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,
आदिवासियों के लिए। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें हर जात के लोग जा सकते थे। स्टील अथॉरिटी इंडिया, बीएचईएल, बीएसएनएल, एचएएल, ये आप सबको, पूरे देश के युवाओं को रोजगार देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। एक के बाद एक इनको बंद किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? अदानी और अंबानी को। आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। तो 90% का कुछ बचा ही नहीं। 90% के लिए मजदूरी, बेरोजगारी, और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइन चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइन चाहिए, बिहार में माइन चाहिए, मिलेगी। बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। डिफेंस इंडस्ट्री चाहिए, ले लो। एचएएल को परे करो, बीएचईएल को परे करो, बनाओ जो बनाना है। तो सारा का सारा धन, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज 90% से छीनी जा रही है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट? मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। सच्चाई है हिंदुस्तान की।
और विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग हो सेना, बब्बर शेर। किसी ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चला। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके बिना राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल सकता था क्या? तो आपको कहना चाहिए हम सब चले भारत यात्रा में और राहुल गांधी हमारे साथ चला था। आपकी शक्ति है, आपकी विचारधारा की शक्ति हमारी विचारधारा की शक्ति है, और देश आपको चाहता है। देश तंग आ गया है। आप देखना, बिहार के चुनाव में देखना, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आपको बताएंगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता है। वो आपको बता देंगे किस प्रकार से जीता है। इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। यह सच्चाई है। मगर आने वाले समय में यहां पे बदलाव आने वाला है। लोगों का मूड दिख रहा है। तो विचारधारा की लड़ाई है। आपकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है। यह 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच है, और यह आपकी है। आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने यह कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है, और आज इस पर आक्रमण हो रहा है। संस्थाओं पर आक्रमण होता है। अग्निवीर, अदानी अंबानी को देश का पूरा धन, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की हर संस्था में एक संगठन आरएसएस के लोग होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि